गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने एमओए के क्लोजेस पढ़ लिए थे, नेम क्लोज को छोड़ के, है ना। चलो आओ, नोट्स में आओ। चलिए, एमओए का सबसे पहला क्लोज कौन सा? नेम क्लोज। अच्छा, ये हो गया उनका। छोटू, बटन बटन दबाई हुए है। कल कहां से दबाया था? हो गया उन। थैंक यू बेटा। क्लोजेस ऑफ एमओए। हाँ, क्लोजेस ऑफ एमओए, इसमें लगभग हमने सारे क्लोज डिस्कस कर लिए थे। इसमें सबसे पहला क्लोज जो है वो कौन सा क्लोज आता है? नेम क्लोज आता है। नेम क्लोज। कितने बच्चों ने रन का नाम सुना हुआ है? रन फाउंडेशन में सुना हो, एलएलपी चैप्टर में आता था। नहीं हुआ? रन होता है रिजर्व यूनिक नेम। रिजर्व यूनिक नेम, शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या बोला जाता है? रन। जब एमसीए की साइट खोलते हैं तो वहां पर ये ऑप्शन मिलता है अपने को। एमसीए की साइट खोलते हैं तो हमें रन ऑप्शन मिलता है। किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले जो हमने सेक्शन 7 में प्रोसीजर पढ़ा ना, उस प्रोसीजर से भी पहले जिस नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हो पहले चेक करो वो नाम अवेलेबल है भी या नहीं है। ठीक है। आपको एक नाम क्या करना पड़ेगा? प्रपोज करना पड़ेगा। प्रपोज्ड नेम ऑफ कंपनी। प्रपोज नेम ऑफ कंपनी, जिस नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हो उस नाम को चेक करो रन पे जाके कि क्या ये नाम अवेलेबल है। अवेलेबल है मतलब ये क्या पंगा है? द प्रपोज नेम ऑफ कंपनी shall not be अनडिजायरेबल। जो प्रपोज नेम होता है कंपनी का वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। एज पर द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की राय में आपको कोई भी ऐसा नाम नहीं मिलेगा
जो अनडिजायरेबल हो। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिजायरेबल नेम? अगर आपका नाम आइडेंटिकल है, अगर आपका नाम आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल करता है, टू नियरली रिजेंबल करता है, रिजेंबल्स विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी और ट्रेडमार्क, और ट्रेडमार्क, तो कहा जाएगा कि आपका नाम क्या है? अनडिजायरेबल है। आपका नाम अगर एम्बलम्स एंड नेम एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द एम्बलम्स एंड नेम एक्ट, तो भी आपका नाम क्या कहा जाएगा? अनडिजायरेबल। अच्छा, कितने बच्चों ने सुना है कि हम कंपनी के नाम में रॉयल, किंग, एम्परर ये वर्ड नहीं हो सकते? ये कहां मना किया हुआ है? एम्बलम्स एंड नेम एक्ट में मना किया हुआ है। एम्बलम्स का मतलब क्या होता है? सिंबल, चिन्ह। ट्रेडमार्क, कुछ नाम और कुछ सिंबल ऐसे हैं जो एक नॉर्मल पब्लिक यूज नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे अशोक चक्र होता है, कंपनी अपने नाम में अशोक चक्र यूज नहीं कर सकती। विजय स्तंभ होता है, वो यूज नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे एम्बलम्स बोलते हैं। तो कानून बनाया हुआ है कि कौन कौन से नाम और कौन कौन से सिंबल ऐसे हैं जो एक नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते, तो आपका नाम इनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात हो, क्या दो कंपनियों का नाम सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी सर कि मैं कौन सी कंपनी में शेयर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसलिए ये रूल है। अच्छा, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम। आइडेंटिकल का मतलब सेम। ठीक है, रिजम्बल का मतलब क्या होता है? मिलता जुलता। थोड़ा बहुत मिलता जुलता चल सकता है, थोड़ा बहुत नहीं, टू नियरली रिजम्बल, काफी हद तक मिलता जुलता है। ठीक है, अब सपोज करो जिंदल स्टेनलेस नाम से कंपनी बनी हुई है ना, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड नाम से कंपनी बनी हुई है। आज आप जाकर कहते हो कि सर मुझे जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड नाम से कंपनी बनानी है, मिल जाएगा ये नाम? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इस नाम से ऑलरेडी कंपनी है। ठीक बात है। आप कहते हो सर मैं जिंदल के नाम में JINDAL के बजाय JEENDAL कर दूं, तो कहता नहीं, फिर भी मिलता जुलता है। ठीक है, कहता सर जिंदल स्टेनलेस की बजाय जिंदल स्टील कर दूं, तो कहता फिर भी मिलता जुलता है। स्टेनलेस स्टील और जिंदल स्टील, काम धंधा किस चीज का है? स्टील का ही। तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए नाम अवेलेबल नहीं होता। डेल टेक्नोलॉजी नाम से आप कंपनी बनाना चाहो तो बोलो, मिल जाएगा नाम? कहता नहीं मिलेगा। कहता सर डेल टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, डेल टेक चाहिए। कहता करोगे क्या? कंप्यूटर और लैपटॉप बेचेंगे। बात तो वही आ गई, टेक्नोलॉजी का तुमने शॉर्ट क्या कर दिया? टेक। तो ये नाम भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि काफी हद तक मिलता जुलता है। ये पब्लिक क्या हो सकती है? कंफ्यूज हो सकती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, मैगी नाम से कंपनी बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते? मैगी कंपनी नहीं है, मैगी इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। नेस्ले कंपनी वालों का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क हम क्यों रजिस्टर करवाते हैं? इसलिए ताकि हमारा ये जो ट्रेडमार्क है, जो पॉपुलर प्रोडक्ट है, कोई और उस नाम से यूज ना कर ले उसे। क्लियर है? तो गवर्नमेंट आपको कोई भी ऐसा नाम अलाउ नहीं करने वाली जो अनडिजायरेबल हो। सर मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मेरा नाम है वो अनडिजायरेबल है या नहीं है? एमसीए की साइट पर एक फैसिलिटी है, एक ऑप्शन आता है रन। जिस नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हो चेक करो वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। दो बातें, अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है। नहीं है तो फिर तो दूसरा नाम सर्च करो भैया, क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। सर अवेलेबल है तो आरओसी क्या करेगा? आरओसी रिजर्व्स द नेम। आरओसी आपका कंपनी का नाम क्या कर देगा? रिजर्व कर देगा फॉर 20, 40, 60 डेज। आपने अप्लाई किया एक ऐसे नाम से जो अनडिजायरेबल है, तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आरओसी आपको क्या कहेगा? रीसबमिट करो, आस्क फॉर रीसबमिशन। ये नाम अवेलेबल नहीं है, 15 दिन का टाइम देते हैं, इसको रीसबमिट करो।
अगर नाम अवेलेबल है तो आरओसी नाम रिजर्व कर देगा 20 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 60 दिन के लिए। नॉर्मली कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए। 1000 रुपए की फीस पे करते हैं तो 20 दिन, 1000 रुपए और पे करोगे तो 40 दिन, 2000 रुपए और पे करोगे तो 60 दिन के लिए रिजर्व हो जाता है। आपके लिए चॉइस है, 20 दिन के लिए रिजर्व करवाना है, 40 के लिए करवाना है, 60 दिन के लिए करवाना है। सर क्यों 20 दिन के लिए रिजर्व क्यों? अरे डॉक्यूमेंट लेके आओगे ना, सेक्शन 7 के डॉक्यूमेंट नहीं लाओगे, एमओए, एओए, डिक्लेरेशन, उसको बनाने में टाइम तो लगेगा। तो 20 दिन के लिए हमने आपका क्या नाम कर दिया? रिजर्व कर दिया। ठीक है। सपोज करो आपको एबीसी लिमिटेड नाम से कंपनी बनानी थी, आप गए आरओसी के पास और आपने आरओसी के रन फैसिलिटी में जाके पूछा कि क्या ये नाम अवेलेबल है, और वहां पर साइट पे आ गया अवेलेबल, नीचे ऑप्शन आ जाएगा रिजर्व। रिजर्व पे जैसे क्लिक करोगे 1000 रुपए फीस मांग लेगा। आपने फीस की पेमेंट करी, आपका नाम रिजर्व हो गया आज से। कितने दिन के लिए? 20 दिन तक। एक हफ्ते बाद कोई और बंदा आता है आरओसी के पास और वो कहता है सर मुझे एबीसी लिमिटेड नाम से कंपनी बनानी है। आरओसी चेक करेगा, आरओसी कहता है नहीं भाई ये नाम तो नहीं मिलेगा। वो बंदा कहता है कि सर मैंने चेक कर लिया, इस नाम से कोई कंपनी तो नहीं बनी हुई, आप मना क्यों कर रहे हो? कहता बेटा इस नाम से कंपनी नहीं बनी हुई, बट ये नाम किसी और के नाम पे रिजर्व हो चुका है। कहता सर उसने कंपनी अभी तक बनाई तो नहीं है, मैं पहले बना देता हूं। कहता नहीं बेटा 20 दिन तक नाम उसके लिए क्या है? रिजर्व है। 7 दिन हो चुके, 13 दिन हो रहे हैं। अगर उन 13 दिन में अगर वो डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया तो ये नाम क्या हो जाएगा? अनरिजर्व्ड हो जाएगा। उसके बाद तो अप्लाई कर सकता है, बट जब तक 20 तारीख नहीं आ जाती वो नाम रिजर्व रहेगा किसके नाम पर? उसके लिए। समझ में आया? तो 20 दिन तक ये नाम तुम्हारे लिए क्या है? रिजर्व है। एक्स्ट्रा फीस दोगे तो 40 दिन भी हो सकता है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो आपको क्या पे करनी पड़ेगी? एडिशनल फी पे करनी पड़ेगी। आपका नाम ज्यादा दिन तक के लिए रिजर्व हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ये नेम क्लोज था, पहला क्लोज। अच्छा मुझे बताइए क्या नाम चेंज किया जा सकता है? नाम चेंज किया जा सकता है, ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन इन नेम क्लोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक आपके फाउंडेशन में नहीं थे, अब जो करवा रहा हूं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्या नाम में चेंज किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। नाम में चेंज क्यों कर रहे हो? 2 पॉइंट, वॉलेंट्री, हमारी मर्जी, हम अपना नाम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आता है ऑन दी ऑर्डर, ऑन दी ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया। एक मिनट, पहले आते वॉलेंट्री में। क्या मैं अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकता हूं? जब चाहे तब, जब आपको लगे कि ये नाम मुझे ठीक नहीं लग रहा तो मुझे अपना नाम चेंज करना चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन, मेंबर्स की अप्रूवल लो और आप एसआर पास करके अपना नाम क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। जैसे एक कंपनी है एबीसी ट्रेडिंग कंपनी। अच्छा ट्रेडिंग कंपनी क्या होती है आपके अकॉर्डिंग? जिसने एक जगह से माल खरीदा और दूसरी जगह पर माल बेच दिया। 5 साल 7 साल हो गए उस कंपनी को काम करते हुए। कंपनी के डायरेक्टर ने अब डिसाइड किया ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, खुद माल बनाकर आगे बेचेंगे। ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं। क्या अब एबीसी ट्रेडिंग वर्ड सूट करेगा इस कंपनी को? अच्छा ट्रेडिंग कंपनी बड़ी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बड़ी होती है। मैन्युफैक्चरिंग सर खुद बनाकर बेच रहे माल, वो बड़े लोग होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको अपना नाम चेंज कर देना चाहिए? अब एबीसी ट्रेडिंग की बजाय क्या लिखना चाहिए? एबीसी मैन्युफैक्चरिंग, ताकि दुनिया को पता लगे कि हम किस लेवल पे आ गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे आ गए। बट वही बात, कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर की है। शेयर होल्डर को बुलाओ, उनसे स्पेशल रिजोल्यूशन का पास करवा के परमिशन लो कि क्या हम कंपनी का नाम चेंज कर दें। अगर मेंबर्स अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ चेंज कर लो तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो एसआर पास करो। एसआर पास करने के बाद अमेंडेड एमओए की कॉपी किसके पास जाएगी? आरओसी के पास। कि सर वो जो पिछला एमओए आपको दे रखा था ना, जो आपने साइट पे लगा रखा है, कहता हाँ वो हटा दो और उसकी जगह ये नया लगा दो। ठीक है। और आरओसी क्या इश्यू करेगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है? कंपनी का नाम होता है बेटा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का नाम होता है ना। तो जब नाम ही चेंज हो जाएगा तो सर्टिफिकेट दोबारा नया आएगा? नहीं आएगा? आएगा।
ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपकी कंपनी का नाम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्लियर है? ओके। ऑन दी ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अब बताओ ये क्या है? आपकी कंपनी का नाम जो है वो अनडिजायरेबल है। ऐसे कैसे? समझिए, ये कोई एग्जिस्टिंग कंपनी का प्रमोटर या डायरेक्टर है, ये कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, या कोई ऑनर ऑफ ट्रेडमार्क है, ऑनर ऑफ ट्रेडमार्क। इसने नोट किया कि आपने मेरी कंपनी का नाम यूज कर लिया है, या आपकी कंपनी का नाम मेरी कंपनी से मिलता जुलता है, या आपने मेरा ट्रेडमार्क यूज कर लिया है। तो सबसे पहले ये जो कंपनी है ये किसको नोटिस भेजती है? उस नई कंपनी को, कि भैया आपने हमारा नाम क्या कर दिया है, यूज कर लिया है, या तो अपना नाम चेंज कर लो अपनी मर्जी से। ठीक है? कंपनी वाले कहते धमकी दे रहा है, कहते यही समझ लो। कहता अगर हम नाम चेंज ना करें तो, कहता फिर मैं कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी थी कि एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से कंपनी नहीं बननी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या फाइल करूंगा, एप्लीकेशन फाइल करूंगा। किस चीज के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि किस चीज की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन टू ऑर्डर दी कंपनी। आप कंपनी को क्या करो, ऑर्डर करो टू चेंज, या इसे कहते हैं रेक्टिफाई, रेक्टिफाई इट्स नेम। इसके नाम में गड़बड़ है जी, आपको नाम क्या करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ठीक बात है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड देगी, ऑब्वियस सी बात है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या देगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पास कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है, ऑर्डर दी कंपनी टू चेंज दी नेम। आपको नाम क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कितने दिन में? अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया नाम चेंज करना है, क्या सर कर देंगे, बट अगर हमारे मेंबर नहीं माने तो, क्योंकि नाम चेंज करने के लिए क्या लेना पड़ता है, मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है। कहता अगर हमारे मेंबर नहीं माने तो, कहता अगर, कहता भाई ऑप्शन या रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है। और इस ऑर्डर का क्या होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए। कितने दिन में? विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम दी ऑर्डर। 3 महीने में नाम क्या करो, चेंज करो। अच्छा मुझे बताइए, ओआर पास करना आसान होता है या एसआर पास करना आसान होगा? ओआर। क्यों? क्यों? परसेंटेज कम चाहिए। अच्छा अब नाम चेंज करना चॉइस है या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एसआर लिखना चाहिए या ओआर लिखना चाहिए? ये काम तो करना पड़ेगा, ठीक है, कंपलसरी है, और नहीं करेंगे तो फिर पेनल्टी है। तो ये काम करना तो कंपलसरी है, तो इस काम को मुश्किल बनाना चाहिए, आसान बनाना चाहिए, आसान। तो यहां पर क्या पास होगा, एसआर नहीं, क्या पास होगा, ओआर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है कि नाम चेंज करो, तो एसआर पास नहीं होता है, ओआर पास होता है। अब वही बात, कॉपी किसको जाएगी, अमेंडेड, अमेंडेड एमओए की कॉपी किसको जाएगी, आरओसी को। और आरओसी क्या इश्यू करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आपका नाम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आपका नाम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। लॉजिक क्लियर है? अच्छा कितने बच्चों को माइंड में आ रहा है कि सर ओआरबी क्यों पास करवा रहे हो, जब ऑर्डर ही आ गया है तो फिर तो चेंज करना पड़ेगा। नया नाम क्या रखें ये परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना बेटा, वो नया नाम क्या लिया रखे उसके लिए ओआर हो रहा है, ये तो परमिशन लेनी पड़ेगी कि नाम तो चेंज करना पड़ेगा, कंपलसरी है, पर नया नाम क्या रखे उसके लिए तो पूछना पड़ेगा ना, इसलिए ओआर हो रहा है। पॉइंट सब में आ गया।
अब समझिए यहां पर एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैच आएगा, जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ये जो एप्लीकेशन है जो किसके पास जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, भैया कंपनी को ऑर्डर दो कि वो अपना नाम क्या करे, चेंज करे। ये एप्लीकेशन कब दी जा सकती है, application can be moved, application can be filed या moved to central government any time by existing company। एग्जिस्टिंग कंपनी कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके कह सकती है कि भैया उस कंपनी ने मेरा नाम यूज कर लिया है, आप उसको ऑर्डर दो और वो मेरा नाम क्या करे, चेंज करे। विद इन 3 years, within 3 years from the incorporation of new company or change in name as the case may be, change in name by company in case of trademark, in case of trademark। लो बेटा, क्या समझ में आया ये पॉइंट। अगर नाम चेंज करने की एप्लीकेशन देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो कंपनी तो कभी भी जा सकती है एप्लीकेशन लेके, बट ट्रेडमार्क ओनर कब जाएगा, 3 साल के अंदर। जिस दिन कंपनी बनी है उसके 3 साल में, कि सर वो जो कंपनी बनी है ना उसने मेरा ट्रेडमार्क यूज कर लिया है, तो जिस दिन कंपनी बनी है उसके 3 साल में एप्लीकेशन देने जाना है, उसके बाद नहीं जा सकता। कि 3 साल तक कहां था भाई तू। या फिर जिस कंपनी ने नाम चेंज किया है और जो नाम चेंज किया वो मेरे ट्रेडमार्क का है, तो जिस दिन नाम चेंज हुआ वहां से 3 साल काउंट होंगे। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। मेरी कंपनी बनी है सर 2010 में, मेरी कंपनी का नाम किसी भी ट्रेडमार्क से या एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नहीं है। 2025 में मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, 2024 में, सॉरी 2024 जनवरी 2024 में मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, और वो जो नाम चेंज किया ना वो किसी के ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है। तो जो ट्रेडमार्क ओनर है बताओ वो कब तक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, किस दिन नाम चेंज हुआ है, 1 जनवरी 2024 को, तो वहां से 3 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन लेके जा सकता है वो। दिक्कत कब होगी ट्रेडमार्क को, जब कंपनी बनी थी वहां से क्या दिक्कत है, 2010 में बनी है, मेरे को क्या दिक्कत है। जिस दिन नाम चेंज किया वो नाम क्या है मेरे से मिलता जुलता है, तो जब दिक्कत स्टार्ट हो गई उसके 3 साल में आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन लेके। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इस तरह के पॉइंट भूल जाते हैं कि ट्रेडमार्क ओनर जो है वो 3 साल में एप्लीकेशन लेके जा सकता है, और एक कंपनी का अगर नाम यूज होगा तो कंपनी कभी भी जा सकती है। पॉइंट सब में आ रहा है, ओके। एप्लीकेशन कितने दिन में, सॉरी ये कॉपी कितने दिन में देनी है, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज फ्रॉम पासिंग एसआर। सर ये सेम चीज यहां पर कितने दिन में एमओए की कॉपी देनी है, विद इन 15 डेज फ्रॉम पासिंग ओआर। लो जी, ये सेक्शन पूरा खत्म। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताओ एमसीक्यू आएगा तो कैसा आएगा, इस तरह का आएगा कि नाम चेंज कर लिया कंपनी ने एसआर पास करके, बताओ कितने दिन में आरओसी को इन्फॉर्म करना है, 15 दिन में। नॉर्मली आरओसी को कोई भी डॉक्यूमेंट देना होता है ना तो 30 डेज होता है नॉर्मली। कुछ ही केसेस ऐसे हैं जहां पर डेज थोड़े डिफरेंट है, तो वो याद करने वाली चीज है, बाकी तो सब 30 डेज में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। सेकंड क्लोज बताओ कौन सा आता है, सेकंड क्लोज कौन सा आता है, सिचुएशन क्लोज। सेकंड क्लोज कौन सा हुआ, हाँ
पहला नेम क्लोज हो गया, दूसरा आ गया सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज में क्या मेंशन करना होता है बताओ बेटा? ओनली स्टेट नेम इज मेंशन। फुल एड्रेस कभी नहीं होता, फुल एड्रेस कभी नहीं होता। फुल एड्रेस कब देना होता है? टू बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन 30 days फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। फुल एड्रेस कितने दिन में देना होता है? विद इन 30 days, सॉरी विद इन 30 days फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ओके, ये सिचुएशन क्लोज हो गया। सिचुएशन क्लोज में कभी भी फुल एड्रेस नहीं होता, सिर्फ स्टेट का नाम होता है। फुल एड्रेस आरओसी को कब देना पड़ता है? कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर। ठीक बात है। बात ये उठती है कि क्या कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है? बोलो। क्या कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है? 4 सिचुएशन बनती है जी। फर्स्ट सिचुएशन, इंटर स्टेट चेंज। इंटर स्टेट चेंज, एक स्टेट छोड़ के आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो। ठीक है, पहली सिचुएशन तो ये बन रही है, स्टेट ही चेंज हो रहा है। हाँ, तो इसके लिए बेटा देखो एसआर तो पास होगा ही होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास करवाना पड़ेगा। एप्लीकेशन किसको जाएगी? एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हम एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हरियाणा में है और अब वो मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस अपना महाराष्ट्र में लेके जाना चाहते हैं। किसको दिक्कत परेशानी हो सकती है? क्रेडिटर्स को, जिनको उनसे पैसा लेना है। अब उनको पैसा लेना तो कहां जाना पड़ेगा? महाराष्ट्र। ठीक बात है ना? तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एंश्योर करेगी, एंश्योर्स द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, कि क्रेडिटर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर क्रेडिटर ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है, अगर क्रेडिटर ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है, इफ क्रेडिटर्स हैव ऑब्जेक्टेड या ऑब्जेक्शन, तो कह रहे हैं हमें ऑब्जेक्शन है, तो फिर बताओ क्या होगा? क्या कंपनी को स्टेट चेंज करने के लिए बोल दें? भाई उनका डर भी जायज है कि तब तो दूसरे स्टेट में जाके बैठ के सर अगर ये पैसा नहीं दे तो हम कौन सा केस करने के लिए वहां पर आ पाएंगे? भाई पॉइंट है ना। तो केस कहाँ होता है? कहाँ होता है? जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। अगर वो हरियाणा की कंपनी है तो हरियाणा के अंदर हाईकोर्ट में केस कर देंगे। मान लो महाराष्ट्र शिफ्ट हो गया, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ चला गया? महाराष्ट्र। तो हमें केस करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? महाराष्ट्र। कहता नहीं नहीं भाई हमें दिक्कत है। तो अब बताओ क्या करें? अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसको इन्फॉर्म करेगी? कंपनी को इन्फॉर्म करेगी कि भाई तुम जो स्टेट चेंज करना चाहते हो उसमें किसको दिक्कत आ रही है? क्रेडिटर्स को। अब या तो उनकी कंसेंट लेके आओ, ऑब्टेन कंसेंट, उनको मनाओ, और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, प्रोवाइड सिक्योरिटी। भी आपको क्या डर है कि हम आपके पैसे खा जाएंगे? लो, कंपनी की बिल्डिंग हम आपके नाम पे क्या कर देते हैं? सिक्योरिटी के तौर पे दे देते हैं। कल को आपका पैसा नहीं चुकाए इतने टाइम में तो आप ये बिल्डिंग बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेना, या फिर उनको क्या कर दो? पे ऑफ। जब पे ऑफ ही कर दोगे तो वो क्रेडिटर ही नहीं रहेगा, और जब क्रेडिटर नहीं रहेगा तो उसकी ऑब्जेक्शन मैटर ही नहीं करेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि इसको तकलीफ तो नहीं है। ये सारा काम करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको अप्रूवल दे देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या आ जाएगी? अप्रूवल आ जाएगी। ठीक है। ऑन चेंज
इन ऑफिस, कि अब आप अपना ऑफिस क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इस अप्रूवल की कॉपी ऑफ अप्रूवल आपको किसको फाइल करनी है, इज टू बी फाइल्ड विद आरओसीज। अब बताओ मैंने आरओसीज क्यों लिखा, पुराने स्टेट के आरओसी को भी देनी पड़ेगी अप्रूवल की मैं जा रहा हूं, और नए स्टेट के आरओसी को अप्रूवल देनी पड़ेगी कि हम आपके स्टेट में आ रहे हैं। उसके बाद जब आप नए स्टेट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सेट कर लो, ठीक है, तो उसकी इंटीमेशन किसको जाएगी, अमेंडेड एमओए की कॉपी एंड फुल एड्रेस किसको देना है, आरओसी को देना है, न्यू आरओसी को। पुराने वाले को क्यों नहीं, पुराने वाले को क्या करना है भाई, उसको तो बताना है कि मैं जा रहा हूं, जो गया। इसको बता दिया कि आ रहा हूं, ये क्या इश्यू करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब मुझे बताओ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों इश्यू हो रहा है, क्या कंपनी का नाम चेंज हो गया, तो बताओ किस में चेंज आ गया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंज हो जाएगी, नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर में चेंज आएगा सर, क्योंकि सीआईएन में दो कोड किसके होते हैं, स्टेट के होते हैं, के ए कर्नाटका। अब मान लो आप चले गए महाराष्ट्र में तो एमएच आएगा ना, हरियाणा में आ गए तो एचआर आएगा, तो कोड क्या हो गया, चेंज हो गया, इसलिए फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू होगा, और ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अब क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पॉइंट समझ में आया थोड़ा थोड़ा। इसके अलावा भी कुछ केस है कि सर हम है ना स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, अच्छा, तो फिर सर बस यही समझिए कि हमारा ऑफिस कहाँ है, डाबड़ा चौक पे हिसार में, और हम जिंदल चौक पे शिफ्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग किराए पे थी सर, अब वो रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया तो अब बिल्डिंग क्या करनी पड़ रही है, चेंज करनी पड़ रही है। दूसरी सिचुएशन क्या बन रही है, चेंज विद इन लोकल लिमिट में ही चेंज कर रहे हैं। अरे ये तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए मेंबर्स को नहीं परेशान करना, इसके लिए बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है, और सिर्फ किसको इंटीमेट करना होता है, आरओसी को, इंटीमेशन टू आरओसी। अब बताओ क्या इसमें फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू होगा, नहीं होगा। क्या इसमें एमओए उल्टर होगा, क्यों नहीं होगा, एमओए में सिर्फ स्टेट का नाम होता है बेटा, ठीक है, यहां पर स्टेट तो चेंज ही नहीं हो रहा, सिटी के अंदर बैठा हूं। अच्छा, थर्ड सिचुएशन जो बनती है वो क्या बनती है, थर्ड सिचुएशन, चेंज आउटसाइड द लोकल लिमिट, चेंज आउटसाइड द लोकल लिमिट। लोकल लिमिट से बाहर जा रहे हैं सर, सर हिसार सिटी से हम कहा जा रहे हैं, सिरसा सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं सर, ठीक है, गुड़गांव में शिफ्ट हो रहे हैं सर, ठीक है, तो स्टेट तो सेम है, सिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये तो बेटा थोड़ा सा बड़ा मैटर हो गया, तो इसमें क्या पास होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, और इंटीमेशन दे देना आरओसी को, इंटीमेशन टू आरओसी, बस बन गई बात। अच्छा सिर्फ इतना ही है, हाँ, लास्ट केस जो थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, फोर्थ, चेंज विद इन स्टेट बट jurisdiction of ROC is changed। सर समझ नहीं आया, जब मैंने आपको स्टार्टिंग का लेक्चर बताया था तो मैंने आपको बताया था आरओसी क्या होता है, आरओसी लगभग हर स्टेट का क्या होता है, अलग अलग होता है लगभग, ठीक है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें आरओसी क्या है, कॉमन है, जैसे हरियाणा और दिल्ली का आरओसी कॉमन है। इंडिया में दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर आरओसी एक से ज्यादा है, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल
पुणे कहाँ है, मुंबई कहाँ है, दोनों का आरओसी अलग अलग है बेटा। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। दोनों का आरओसी अलग अलग है। अब बताओ, स्टेट सेम है, सिटी से बाहर जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है एसआर तो पास होगा ही होगा। बट यहां पर एप्लीकेशन जाएगी किसको, रीजनल डायरेक्टर को। आरओसी से ऊपर कौन होता है, रीजनल डायरेक्टर होता है बेटा। तो यहां पर एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर अगर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता है, अप्रूवल ऑन एप्लीकेशन बाय रीजनल डायरेक्टर, तो उसके बाद आप क्या करो, अपना ऑफिस शिफ्ट करो। उसके बाद आप अपना ऑफिस क्या करोगे, शिफ्ट करोगे। एंड इंटीमेट टू या इंटीमेशन टू आरओसी, न्यू आरओसी, कि हमने आपका ऑफिस, अपना ऑफिस क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, ओके। अब ये कुछ समझेंगे, कितने दिन में एप्लीकेशन जिस दिन दी है उसके 60 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल आती है बेटा, विद इन 60 डेज रीजनल डायरेक्टर हाँ या ना कहेगा। जिस दिन एप्लीकेशन की अप्रूवल आ गई उसके 60 डेज में आपको ऑफिस क्या करना है, शिफ्ट करना है, विद इन 60 डेज फ्रॉम अप्रूवल। आपको अपना ऑफिस क्या करना है, शिफ्ट करना है। और 30 डेज में आरओसी को क्या करना है, इंटीमेट करना है, विद इन 30 डेज। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन अप्रूव या रिजेक्ट करनी है विद इन 30 डेज। जिस दिन आपके पास एप्लीकेशन फाइल कर दी 30 दिन के अंदर अंदर बता दो एप्लीकेशन एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। अच्छा, मुझे इन 4 केसेस में बताइए कौन कौन से ऐसे केसेस है जो ऑल्ट्रेशन इन एमओए के अंदर आते हैं, बोलो कौन से। क्या इस केस में एमओए ऑल्टर हो रहा है, सेकंड केस में, थर्ड केस में, फोर्थ केसेस में। इन तीनों ही केसेस में ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम नहीं हो रही है, नो ऑल्ट्रेशन इन एमओए, इसलिए नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी नहीं आएगा। ये लास्ट वाले जो 3 केस है ये सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने के हैं। ठीक है, एमओए कब ऑल्टर माना जाएगा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहे हो। लास्ट वाले में एक पॉइंट आ रहा है सर, अगर आरओसी चेंज हो रहा है कोड चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, स्टेट कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा। पॉइंट समझ में आ गया। तो ये लास्ट के जो 3 केस है इसमें एमओए ऑल्टर नहीं होता, एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, इन चारों कौन कौन से केसेस में, इन 4 केसेस में कौन से केस में एमओए ऑल्टर माना जाएगा, चारों लिख देंगे आपके सामने। तो किस में माना जाएगा, जिसमें स्टेट चेंज हो। ठीक है, बाकी किसी भी केस के अंदर एमओए ऑल्टर्ड नहीं माना जाएगा। क्लियर है। थर्ड क्लोज बताइए कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज, पर्पस क्लोज भी बोल सकते हो, बिजनेस क्लोज भी बोल सकते हो। इसमें क्या मेंशन्ड होता है, सबसे फंडामेंटल क्लोज है बेटा ये। इसमें वो पर्पस है जिसके कारण कंपनी बनाई गई है। ठीक है, तो मोस्ट फंडामेंटल या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज ऑफ एमओए टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ कंपनीज एक्शन, कि ये कंपनी क्या काम कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, इससे पता लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, ये कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, किससे पता लगेगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज से। अब बात यह है क्या इसमें ऑल्ट्रेशन की जा सकती है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, 5-10 साल बाद आपको लगता है इस बिजनेस में मजा नहीं है, नया बिजनेस करना चाहिए, तो क्या आप अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो।
क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, और इंटीमेशन किसको दे दो, आरओसी को। अमेंडेड एमओए के साथ। लो जी, आरओसी क्या इश्यू करेगा, आरओसी क्या इश्यू करेगा ना, आरओसी सिर्फ इसको रजिस्टर कर देगा, रजिस्टर द एमओए, न्यू एमओए को रजिस्टर कर देगा, ठीक है। और ये किस बात का कंक्लूसिव एविडेंस हो गया, हाँ, ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि अब आप, कंक्लूसिव एविडेंस है कि अब आप नया बिजनेस कर सकते हो, इससे पहले आप नया बिजनेस नहीं कर सकते। पता है ना, नया बिजनेस इससे पहले किया तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायर एक्ट। जब तक आरओसी की अप्रूवल नहीं आ जाती कि आपका आपका एमओएस सर्टिफाई हो गया है, अप्रूव हो गया है नया वाला, तब तक आप नया बिजनेस नहीं कर सकते। बट जानते हो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। प्रोसीजर में चेंज आता है यहां पर कि अगर मान लीजिए मैं एक लिस्टेड कंपनी हूं, अच्छा दोबारा दोबारा, एक लिस्टेड कंपनी हूं मैं, ओके। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, फाउंडेशन में पढ़ा था, जो एक या एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। एनएससी बीएससी का नाम सुना है ना, जहां पर इनके शेयर्स ट्रेड होते हैं। सर ईयर 2024-25 में कंपनी मेड पब्लिक इश्यू, पब्लिक इश्यू पता है ना, आईपीओ एफपीओ, ठीक है, टू रेज फंड ऑफ 2000 करोड़, अच्छा 2000 करोड़ का फंड रेज करने के लिए इन्होंने पब्लिक इश्यू लेके आए थे। अच्छा, जब भी पब्लिक इश्यू होगा तो प्रोस्पेक्टस जरूर आएगा, तो प्रोस्पेक्टस में क्या मेंशन होगा, कंपनी की इंफॉर्मेशन, और प्रोस्पेक्टस में ये जरूर मेंशन होता है कि ये जो पब्लिक इश्यू कर रहे हैं वो हम किस लिए कर रहे हैं भाई, क्यों, वाई। तो प्रोस्पेक्टस में हमने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, पर्पस लिखा हुआ है कि 2000 करोड़ जो है हमें किस लिए चाहिए, ऑब्जेक्ट, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। क्या लिखा हुआ है, हमें अपना बिजनेस क्या करना है, एक्सपेंड करना है। पॉइंट सब में आ गया कि हमें अपना बिजनेस किस लिए क्या करना है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, ठीक बात है सर। अब ईयर 2025-26 में, ईयर 2025-26 में कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। कंपनी वांट टू ऑल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज। आपको नहीं लगता कि कुछ चीटिंग सी हो रही है, बताओ क्या, क्या बिजनेस दिखाया, एक्स बिजनेस, पैसा ले लिया हमसे, अब बिजनेस क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, एक कंपनी है जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हिटाची, हिटाची कंपनी का नाम सुना है ना, एसी वेसी काफी चल रहे हैं। तो हिटाची कंपनी ने कहा कि हमें 2000 करोड़ रुपए दे दो, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। अच्छा आगे बताइए, एसी का बिजनेस बढ़ेगा घटेगा आपके अकॉर्डिंग, बढ़ेगा ही सर, गर्मी इतनी हो रखी है, अब कूलर वूलर से काम थोड़ी चल रहा है, हर कोई बंदा क्या लगवा रहा है, एसी लगवा रहा है सर। तो आपने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, थोड़े टाइम बाद हिटाची कंपनी कहती है कि हमारा ये वाला प्रोग्राम ड्रॉप हो गया है बिजनेस एक्सपेंशन का, अब है ना सोलर के बिजनेस में आना चाहते हैं, सोलर पावर के बिजनेस में। तो हमने जो आपसे पैसा ले रखा है ना, वो हम किस में यूज करेंगे, अब सोलर के बिजनेस में। एक मिनट, ये जो अमाउंट है ये क्या है, अनयूटिलाइज्ड है। इन शॉर्ट, अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो गया तो आपका पैसा किस लिए खर्च होगा, नए बिजनेस में खर्च होगा। एक है कि 2000 करोड़ लिए थे वो यूज कर चुके, फिर तो कोई दो राय नहीं है, फिर तो चेंज कर लो अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। अमाउंट अनयूटिलाइज है, अब बताओ ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते, कितने बंदों को लगता है कि आप कह दोगे क्या फर्क पड़ता है सर, सोलर का बिजनेस कर लो, एसी का बिजनेस कर लो, कितने बंदों को लगता है कि सर फर्क तो पड़ता है, पड़ता है ना। तो अब आपको क्या करना चाहिए,
कुछ मेंबर कहते हैं हाँ सोलर का बिजनेस भी तो अच्छा बिजनेस है, कर लो। एसआर पास हो गया, क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। बट एसआर में कितने परसेंट बंदों की हाँ चाहिए बताओ, एटलीस्ट 75% ना। 80% बंदों ने हाँ कर दी, बताओ एसआर हो गया नहीं हो गया, हो गया। बट डिसेंटिंग शेयर होल्डर जो है वो कितने हैं बताओ, 20%। मेरे वाले एग्जाम्पल में 80% की हाँ है कि कर लो यूज, 20% बंदे कहते हैं ना, अगर हमें सोलर पावर के बिजनेस में पैसा लगाना होगा तो अडानी वाले में लगाएंगे भाई। अडानी ग्रुप का जो सोलर प्लांट है और टाटा पावर का जो सोलर प्लांट है वो बहुत बड़ा है। ऑलरेडी जो कंपनी है सोलर का बिजनेस कर रही है, हम पैसा वहां इन्वेस्ट करते। अगर तुम ये बात हमें 2024-25 में बता देते कि हमें पैसा किस लिए चाहिए, सोलर बिजनेस के लिए चाहिए, तो हम तुम्हें पैसा ही नहीं देते। तुमने क्या दिखाया, किस लिए पैसा ले रहे हैं, एसी के बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, और अब बिजनेस क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। हालांकि मेजोरिटी यस कह रही है, बट डिसेंटिंग शेयर होल्डर कह रहे हैं ना हमें मंजूर नहीं है। तो कंपनी कहती है एक काम करो भैया, जो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है हम उनको क्या देते हैं, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। क्या देते हैं, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते हैं। लगभग 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, या तो आप हाँ कर दो नए बिजनेस के लिए, अगर आप हाँ नहीं करोगे तो अपना पैसा पकड़ो और जाओ। आपको ये लग रहा है ना कि अगर तुम 2024-25 में कहते कि हमें सोलर के बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो हम नहीं देते, तो पकड़ो अपना पैसा वापस जाओ। इसे बोलते हैं एग्जिट अपॉर्चुनिटी। जो एग्जिट करना चाहता है वो एग्जिट कर सकता है, पैसा दे देंगे। क्या चीज, हाँ डिसेंटिंग। जो कंसेंट नहीं दे रहा, जिसने कंसेंट दे दिया वो क्यों एग्जिट मारेगा, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो जब कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करती है ना, लिस्टेड कंपनी, तो अखबार में छपवाती है, पब्लिक नोटिस देती है कि जिस जिस शेयर होल्डर को लगता है कि कंपनी के नए बिजनेस में दम नहीं है और वो कंसेंट नहीं देना चाहते, वो इतनी तारीख तक अपना पैसा ले जा सकता है। कितना पैसा मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी स्कीम जो है ड्राफ्ट कौन करेगा। अब बताओ कंपनी क्या चाहेगी, पूरा पैसा देना चाहिए, कम देना चाहेगी, और शेयर होल्डर क्या चाहेंगे, कितना पैसा मिले, ज्यादा से ज्यादा। तो भाई ये तो गलत बात है ना। ड्राफ्टेड बाय सेबी, कौन करेगा ड्राफ्ट, ये सेबी ड्राफ्ट करेगा बेटा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ताकि किसी के साथ गलत ना हो, ना कंपनी के साथ ना शेयर होल्डर के साथ। ये आप दो और उसके बाद आप चेंज कर लो। समझ में आ गया। तो अगर आईपीओ एफपीओ का खेल नहीं है तो सिंपल प्रोसीजर है, एसआर पास करो और आरओसी को इंटीमेट करो और अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज हो गया। बट अगर कंपनी ने कभी प्रोस्पेक्टस इश्यू करके फंड रेज किया था एक्स बिजनेस के लिए, और वो फंड अभी भी क्या है, अनयूटिलाइज्ड है, तो बिजनेस चेंज करने से पहले डिसेंटिंग शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी सर। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ क्लोज कौन सा होता है बताओ, लाइबिलिटी क्लोज। ये कब प्रेजेंट होगा, ओनली व्हेन members liability is limited either by share or by guarantee or by both। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर ये क्लोज नहीं मिलेगा आपको। क्या ऑल्ट्रेशन हो सकती है इन लाइबिलिटी क्लोज, बताओ। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया यहां पर बताओ, लिमिटेड से क्या हो जाए, अनलिमिटेड, अलाउड नहीं है। ठीक है, एनी प्रोविजन इन एमओए, एओए या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा प्रोविजन जो एमओए में लिखा हुआ है, एओए में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द लाइबिलिटी
in the liability of existing member existing members will be void. कोई भी प्रोविजन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग मेंबर्स की लायबिलिटी को बढ़ा नहीं सकता। अगर ऐसा कोई प्रोविजन दे भी रखा है तो प्रोविजन क्या होगा, वॉइड होगा। तो मान लीजिए आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि सभी मेंबर्स को 50% शेयर और खरीदने पड़ेंगे और कंपनी को पैसा पे करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत है। तो क्या ये रिजोल्यूशन वैलिड होगा? वॉइड। भाई साहब आप हमारी लायबिलिटी बढ़ा कैसे सकते हो? जितना पैसा देने का कमिटमेंट कर रखा हम उतना ही देंगे, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं मांग सकते आप हमसे। कंपनी ऐसा रिजोल्यूशन कभी नहीं पास कर सकती कि हर मेंबर को 10-10 डिबेंचर खरीदने पड़ेंगे कंपनी के। जी नहीं खरीदना चाहते, हमारी लायबिलिटी कैसे बढ़ा रहे हो? किसी भी तरीके से आप हमसे एडिशनल पैसा नहीं मांग सकते, तो ऑल्ट्रेशन अलाउड ही नहीं है। उसके बाद आता है 5वां क्लोज। कौन सा क्लोज होता है बताओ? कैपिटल क्लोज। ये कब प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट व्हेन कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल। मतलब जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसमें देखो शेयर कैपिटल तो होती नहीं, तो वहां पर वो कैपिटल क्लोज नहीं मिलता। कैपिटल क्लोज को और भी कई नाम दिए जाते हैं, मैक्सिमम कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, एटसेट्रा। 3 इंफॉर्मेशन यहां पर होती है। हमारी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? सपोज करो मैंने लिखा 200 करोड़। कितने शेयर? नंबर ऑफ शेयर्स। सपोज करो नंबर ऑफ शेयर हमने लिख दिया 20 करोड़ शेयर्स। हमारी कंपनी कितने इश्यू कर सकती है शेयर? 20 करोड़ शेयर। और फेस वैल्यू पर शेयर कितनी होगी? ₹10 ईच। तो कितनी होगी टोटल कैपिटल? 200 करोड़। क्या कैपिटल को ऑल्टर किया जा सकता है? ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लोज। ये सेक्शन 61 में आता है, चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस होगी। बट हाँ, कैपिटल को ऑल्टर किया जा सकता है। आप कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हो। आप ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो। आपको लगता है 200 करोड़ की कैपिटल कम है? आपने सुना है ना, इश्यूड कैपिटल कभी भी ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कंपनी जब बनी थी 2010 में, तब हमारी ऑथोराइज कैपिटल 200 करोड़ थी। आज हमने 200 करोड़ की कैपिटल इश्यू कर दी है। बताओ कंपनी और कितनी कैपिटल इश्यू कर सकती है? और नहीं कर सकती जी। तो फिर अब क्या करें? फंस गए? कहता नहीं फंसे बेटा। आपकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? 200 करोड़। मतलब कंपनी कितने शेयर इश्यू करने के लिए ऑथोराइज है? 200 करोड़ के। मैं कर चुका हूं इश्यू, अब मैं और इश्यू करना चाहता हूं, और पैसे चाहिए। कहता सर इश्यूड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन ऑथोराइज कैपिटल। तो कहता मैं फंस गया मतलब। कहता नहीं, आप ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा लो पहले। कहता क्या ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है? कहता जी बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। कहता सर प्रोसीजर बताना है इसका। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए आपके कि हमारी कंपनी जब चाहे तब ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा सकती है या घटा सकती है। फिर पास करवाना पड़ेगा OR, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, क्योंकि फॉर्मेलिटी है। जब बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो शेयर होल्डर मना थोड़ी कर देंगे। और इंटीमेशन टू ROC, नया MOA भेज देना। ये लो जी, ये प्रोसीजर है सेक्शन 61 में। 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन आपके आर्टिकल ऑफ में लिखा होना चाहिए कि हम ऑथोराइज कैपिटल के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। नहीं लिखा हुआ तो SR पास करके आर्टिकल को चेंज करके फिर चेंज कर लेंगे। इसका भी तरीका बताऊंगा अभी आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ऑथोराइज कैपिटल आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। सर मैं ऑथोराइज कैपिटल के साथ कोई पंगे लेना नहीं चाहता, मैं सिर्फ फेस वैल्यू को क्या करना चाहता हूं? मर्ज करना चाहता हूं या स्प्लिट करना चाहता हूं। मैं शेयर्स की फेस वैल्यू को मर्ज करना चाहता हूं या स्प्लिट करना चाहता हूं। कितनी है फेस वैल्यू?
₹10। मैं चाहता हूँ 10-10 रुपए के 10 शेयर मिला के एक शेयर बना दूं 100 रुपीज का, कर लो। मैं चाहता हूँ एक 10 रुपए फेस वैल्यू वालों को स्प्लिट करके 1-1 रुपए के 10 शेयर बना दूं, कर लो। इससे शेयर की ट्रेडिंग वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है, खरीदने और बेचने पे। अभी जैसे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इन कंपनियों का नाम सुना होगा आपने। बजाज फिनसर्व का एक शेयर 10,000 रुपए का हो गया था। अब मान लो आपके पास 5-6 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, आप खरीद पाओगे वो शेयर? नहीं खरीद पाएंगे। तो आप क्या करोगे? आप दूसरे शेयर्स में मूव करोगे, कोई और शेयर लेते भाई। फिर बजाज फिनसर्व ने रिसेंट तो कहां पे, तो 1.5-2 साल हो गया, उन्होंने अपने शेयर की फेस वैल्यू को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो वो 10,000 रुपए वाला शेयर जो है, उसके कितने 10 रुपए फेस वैल्यू वाले के शेयर के कितने टुकड़े कर दिए, सपोज करो 10 कर दिए, तो वो जो 10,000 रुपए का शेयर था, वो अब एक शेयर कितने का हो गया, 1,000 रुपए का। तो लोग ज्यादा खरीदने लग गए, वॉल्यूम के ऊपर फर्क। अभी अभी रिसेंटली किसने स्प्लिट किया है? अडानी पावर ने। अडानी पावर ने रिसेंटली अपना शेयर क्या किया है, स्प्लिट किया है। तो मर्ज भी कर सकते हो, स्प्लिट भी कर सकते हो। कंडीशन क्या है? यही आर्टिकल ऑफ में लिखा होना चाहिए, ओआर पास करना है और आरओसी को इंटीमेट करना है। ये 4 केस कवर होते हैं ऑल्टरेशन इन ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर। ये चैप्टर नंबर 4 में हम और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? लास्ट क्लोज कौन सा आता है? सब्सक्रिप्शन क्लोज या एसोसिएशन क्लोज, जिसको जो बोलना है। सब्सक्रिप्शन क्लोज में सब्सक्राइबर के नाम लिखे होंगे, सब्सक्राइबर का नाम, उसका एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन। नंबर ऑफ शेयर्स अगेंस्ट हिज नेम, मतलब अपने नाम के सामने क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, और यहां पर क्या होंगे इनके साइन। अच्छा, मिनिमम सब्सक्राइबर कितने होने चाहिए? अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? मिस्टर ए ने क्या लिखा, 1000 शेयर। इसका मतलब जब कंपनी बन जाएगी तो मैं कितने शेयर खरीदने का कमिटमेंट कर रहा हूं, 1000 शेयर। मिस्टर बी अपना नाम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, ऑक्यूपेशन लिखेगा, इसने लिख दिया 2000, और ये भी अपने नाम के आगे क्या कर देगा, साइन कर देगा। तो ये क्या है? ये कमिटमेंट कर रहा है कि कंपनी बनने के बाद मैं 2000 शेयर खरीद लूंगा। कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए? कितने बंदों का नाम आएगा यहाँ पर लिस्ट में? मिनिमम 127। इन केस ऑफ ओपीसी कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए? एक। प्राइवेट कंपनी के केस में कितने होने चाहिए? 2। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम कितने होने चाहिए? 7 सब्सक्राइबर होने चाहिए। मिनिमम 1 शेयर का कमिटमेंट करना है, मिनिमम 1 शेयर कमिटमेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लीजिए आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, दो दोस्तों, और जो नंबर ऑफ शेयर है वो 1 लाख है, तो दोनों को 50-50 हजार खरीदने पड़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है एक 90,000 ले रहा हो, एक 10,000 ले रहा हो। पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है ना, तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो बराबर हो गई, जरूरी थोड़ी है। हाँ, तो ये वही बात हो गई। अच्छा, मान लीजिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो उसमें ये वाला क्लोज होगा ही नहीं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसमें ये वाला कॉलम मिलेगा ही नहीं। ठीक है? नॉट प्रेजेंट इफ लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय गारंटी। समझ में आ गया? क्योंकि वहां पर तो शेयर कैपिटल नहीं होगी, तो वहां पर क्या होगा, नाम लिखो, साइन करो। ठीक है? क्या सब्सक्रिप्शन क्लोज में ऑल्टरेशन हो सकती है? बोलो ना। क्यों नहीं हो सकती? सब्सक्राइबर बिकम्स मेंबर ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। thus alteration is not possible, क्योंकि ये क्लोज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन पे, जब कोई सब्सक्राइबर रहेगा ही नहीं।
सब क्या बन गए, मेंबर। तो फिर ऑल्ट्रेशन करोगे किसमें? लो जी, 6 के 6 क्लोज खत्म। आज के लिए इतना काफी है। चलो कल इसको बुक में से पढ़ेंगे।